फीलिंग आ रही कि ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे माता पिता की मौत के पीछे भी शायद यही इंसान है, लेकिन इस वक्त हमें कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त करना है। तभी एक बहुत भारी ट्रक की आवाज ने पूरे महल को हिलाकर रख दिया था। गौतम और फिरोज महल के मेन दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने महल से थोड़ी दूर पर एक ट्रक को खड़े देखा, जिसको महल के गार्ड्स घेरे हुए खड़े थे। ये ट्रक यहाँ? तभी अचानक वो ट्रक वापस स्टार्ट हो गया और महल के दरवाजे के पास आकर रुक गया था। तभी गौतम ने अपने गार्ड से कहा, इस ट्रक के अंदर कौन है? जरा चढ़कर चेक करो। गौतम के गार्ड्स ने ट्रक के दरवाजे को खोला तो उसके अंदर कोई नहीं था। गार्ड्स ने बाहर आकर गौतम से कहा, छोटे हुकुम, इसमें तो कोई नहीं है, एक्सीलेटर पर पत्थर रखा हुआ है। तभी अचानक किसी गुब्बारे के फटने जैसी आवाज आई और ट्रक के पीछे का हिस्सा खुल गया था। गौतम ने पीछे जाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर गौतम और फिरोज दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गौतम ने गुस्से में सुलगती आंखों से तेज आवाज में कहा, What the hell? ट्रक के अंदर चंदन की लकड़ियों से बनी दर्जनों लड़कियों की मूर्तियां थीं, जो किसी भयानक जुलूस की तरह कतार में खड़ी थीं। हर मूर्ति पर लाल रंग का कफन लिपटा था और उनकी आंखें खाली बेजान दिख रही थी। यह पूरा सीन इतना भयानक था कि सबकी सांसें रुक गई थी। तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर आगे आया और गौतम की तरफ देखकर बोला, छोटे हुकुम, माफ करना, ये ट्रक हमारे चेक पोस्ट को तोड़ता हुआ आ रहा था। हमने इसका पीछा किया तो ये सीधा आपके महल के अंदर आकर रुका। तभी गौतम ने फिरोज को इशारा किया। फिरोज ट्रक के अंदर गया। वहां पर एक काला बॉक्स था जिस पर लिखा था, छोटे हुकुम के लिए खास तोहफा। फिरोज ने उस बॉक्स को गौतम के हाथ में दिया। गौतम ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक काले कलर का लिफाफा था, जिसके अंदर लिखा था, श्रद्धांजलि एडवांस में आपके दादो साहब और बुआ साह के लिए, आनंद मित्तल। ये पढ़कर गौतम ने उस कार्ड को फाड़कर फेंक दिया था। फिरोज ने गुस्से से कहा, उस आनंद मित्तल की इतनी हिम्मत! डोंट वरी गौतम साहब, अभी उसके घर में घुसकर उसकी टांगें तोड़कर लाता हूं। नो फिरोज, यही तो वो चाहता है कि मैं गुस्से में रिएक्ट करूं, लेकिन हाथ पैर तोड़ने से कुछ नहीं होगा। बस एक बार दादो सा और बाकी लोग वापस आ जाएं, फिर मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अब तक मुझे दीपशिखा का गिल्ट था, इसलिए मैं चुप था, लेकिन और नहीं, उस आदमी ने मेरे परिवार की मौत का मजाक उड़ाया है। सारी दुनिया के सामने उसका तमाशा नहीं बनवाया तो मेरा नाम गौतम सिंह राठौड़ नहीं। अब चलो, हमें 1000 करोड़ और अरेंज करने हैं। गौतम फिरोज के साथ वापस अपने कमरे के अंदर आ गया था। फिरोज लगातार लैपटॉप पर काम कर रहा था। गौतम कमरे में एक शेर की तरह घूम रहा था। आनंद की हरकत उसके दिल में अभी भी चुभ रही थी, लेकिन इस वक्त फिरौती की रकम चुकाने की टाइम लिमिट एक तलवार की तरह गौतम के सिर पर लटक रही थी। गौतम और फिरोज एक नामुमकिन से लक्ष्य को पाने में लगे हुए थे। तभी फिरोज ने गौतम से कहा, गौतम साहब, 1000 करोड़ तो जैसे तैसे हो गए, लेकिन अब अगर आपके मेरे पर्सनल एसेट्स जोड़ दूं तो इस वक्त 100 करोड़ कैश ही हैं। अगर आप कहें तो मैं एक बार समीर रायजादा और सनी गोयनका से बात करके देख लूं। गौतम को यह बात अच्छे से मालूम थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसे हर वो रास्ता ढूंढना था जो उसे अपने परिवार को आजाद कराने तक लेकर जा सकता था। इसलिए गौतम ने फिरोज को परमिशन दे दी थी। फिरोज ने समीर और सनी दोनों से बात की। गौतम साहब, समीर रायजादा करीब 100 करोड़ और सनी 150 से 200 करोड़ तक जुटा सकते हैं, पर इससे ज्यादा बिना बोर्ड अप्रूवल के मुमकिन नहीं है। हफ्ते लगेंगे। हफ्ते? छोड़ो, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उन हेटेरियंस को भी पता है कि कितना इम्पॉसिबल है। इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने पैसे अरेंज करना, पक्का वो कुछ और भी प्लान कर रहे हैं। इस बार हमें केयरफुल रहना होगा। हमारे प्लान्स जितने कम लोग जाने उतना बेटर होगा। गौतम की बात सुनकर फिरोज ने निराशा भरी आवाज में कहा, मैं भी नहीं चाहता गौतम साहब कि आपके परिवार को एक आंच भी आए, लेकिन अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। फिरोज की बात सुनकर गौतम सोच में पड़ गया था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जिससे गौतम की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। गौतम ने फिरोज की तरफ देखकर कहा, मुझे समझ आ गया फिरोज कि अब मुझे क्या करना है। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो मैं खुद अफ्रीका जाऊंगा। गौतम की ये बात सुनकर फिरोज एकदम चौंक गया था। उसने गौतम से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं गौतम साहब? मुझे उन हेटेरियंस को उनके बिल से निकालकर उनको उनकी असली औकात दिखानी होगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, लेकिन मैं अपने परिवार को कुछ भी नहीं होने दूंगा।
ये कहकर गौतम सीधा दरवाजे की तरफ चल दिया था। उसकी आंखों में एक भयानक जुनून था। लेकिन तभी फिरोज बिजली की तेजी से आगे आया और गौतम के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया था। तभी फिरोज ने गौतम की आंखों में आंखें डालकर चिंता से भरी आवाज में कहा, ये आप क्या करना चाह रहे हैं? इट्स सुसाइड। ये बहुत गलत होगा। फिरोज हट जाओ मेरे रास्ते से। अब लड़ाई यार या पार की है तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकते। तभी फिरोज ने मजबूती से गौतम को पकड़ते हुए कहा, मैं आपको रोकूंगा गौतम साहब, क्योंकि आप कोडेक्स की सबसे बड़ी ताकत हैं और मैं आपको दांव पर नहीं लगा सकता हूं। फिरोज की बात सुनकर गौतम ने उससे कहा, मैं वहां अकेला नहीं जाऊंगा फिरोज, मेरे साथ मेरी सालों की मेहनत से इकट्ठा की हुई ताकत होगी। तभी फिरोज ने गौतम को कुछ याद करवाते हुए कहा, मुझे आपकी ताकत पर कोई शक नहीं है, लेकिन आपको याद है ना, जब आदित्य ने आप पर गोली चला दी थी तब आपने उससे बचने के लिए अपनी सारी ताकत खर्च कर दी थी और आप उससे अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं और ये बात आप भी जानते हैं। गौतम ये बात अच्छे से जानता था कि फिरोज सही कह रहा था, लेकिन गौतम को इस वक्त अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तभी फिरोज ने गौतम से कहा, गौतम साहब, अगर इस बार कुछ भी गलत हो गया तो वो हटारियंस कुछ भी कर सकते हैं। आपने लोगों की इतनी मदद की है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। फिरोज को यह बात समझ आ गई थी कि आनंद मित्तल की हरकत के बाद गौतम बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए उसे कुछ देर गौतम को अकेला छोड़ना ही सही लग रहा था। इसलिए वो थोड़ी देर के लिए गौतम के कमरे से बाहर निकल आया था। गौतम कुर्सी पे बैठा हुआ दादोसा और अवंतिका को बचाने के रास्तों के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक गौतम का फोन बज उठा। गौतम ने फोन देखते हुए अपने आप से कहा, अवनी का वीडियो कॉल, लेकिन इस वक्त? तभी गौतम ने तुरंत अवनी का फोन उठाकर अपने अंदर चल रहे तूफान को पूरी तरह छुपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है अवनी, आज तो अपने पति की इतनी रात को याद आ गई। तभी गौतम की नजर अवनी के चेहरे पर गई, जो एकदम उदास था। गौतम को अवनी को देखते ही समझ आ गया था कि अवनी रो रही थी। गौतम ने अवनी से पूछा, अवनी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अवनी की हालत देखकर गौतम एक पल के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल गया था। तभी अवनी ने कांपती हुई आवाज में गौतम से कहा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ गौतम, बिल्कुल भी नहीं। अवनी की बात सुनकर गौतम समझ गया था कि घर में जरूर कुछ न कुछ बड़ा हुआ था। गौतम ने अवनी से पूछते हुए कहा, क्या हुआ अवनी, किस वजह से तुम परेशान हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? अवनी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। तभी अवनी ने हिम्मत करते हुए गौतम से कहा, आज मॉम ने दादाजी के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कही, इतनी गंदी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। उन्होंने कहा कि वो धोखेबाज थे, एक फ्रॉड थे। अवनी की हालत देखकर गौतम को उसकी चिंता होने लग गई थी। उसने अवनी को समझाते हुए कहा, हो सकता है अवनी मम्मी जी गुस्से में हो, तुम्हें तो पता ही है कि वो गुस्से में कुछ भी कह देती हैं, तो तुम ज्यादा मत सोचो। नहीं गौतम, तुम समझ नहीं रहे। उन्होंने सबके सामने दादाजी के बारे में ये सब कहा है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे दादाजी वो इतने अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और वो उन्हें ऐसा कैसे कह सकती है? अवनी की बात सुनकर गौतम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अवनी, किसी के कुछ कहने से तुम्हारे दादाजी की इज्जत कभी कम नहीं हो जाएगी। वो रांझौर के गौरव थे और हमेशा रहेंगे, और जो लोग उन्हें नहीं समझते वो कभी उनकी महानता को जान भी नहीं पाएंगे। दादाजी ने तुम्हें हमेशा से संघर्ष में भी सर उठाकर जीना सिखाया है, याद है ना? उन्हीं की तरह हिम्मत रखो। गौतम भले ही खुद के अंदर ही अंदर एक तूफान से जूझ रहा था, लेकिन वो अवनी को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी अवनी ने थोड़ी शांत आवाज में गौतम से कहा, हाँ गौतम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी अवनी ने गौतम से कुछ ऐसा कहा जिससे उसके होश उड़ गए थे। वैसे गौतम, तुम भूल तो नहीं गए ना, दादाजी की बरसी आने वाली है। बस कुछ दिन बाद तुमने उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा किया था। अवनी की बात सुनकर गौतम का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया था। उसके दिमाग में हटारियंस के वो शब्द गूंज उठे थे, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं गौतम। तभी अवनी ने गौतम के ख्यालों को तोड़ते हुए कहा, क्या हुआ गौतम, कहीं तुम भूल तो नहीं गए ना? गौतम ने अवनी की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर कहा, हाँ अवनी, मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं।
गौतम के सामने अब एक नई दुविधा आ गई थी। एक तरफ दादोसा और बुआसा पर मौत का साया मंडरा रहा था, दूसरी तरफ अवनी से किया हुआ वादा। आखिर अब गौतम क्या करेगा? क्या वो दादाजी की बरसी से पहले ही अपने परिवार को बचा लेगा? आखिर गौतम अब 2000 करोड़ का इंतजाम कैसे करेगा?